चले दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो सर अब आज की कहानी शुरू करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें हैं। जो मेन चीज थी वो आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से सीख चुके हैं, है ना, कैपिटल गेन की। अब बच्चों बच्चों वाली बातें हैं, यानी कि छोटे 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 केस हैं। तो भाई पहला केस देखते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। भाई अगर ऐसा हो गया दुनिया में तो क्या होगा भाई? ऐसा हो गया तो क्या होगा? नॉर्मल। मुद्दा है ये भाई। दुकान गिर गई, उसके बाद क्या होता है? ये पिक्चर देखी किसी ने? तो इसके बाद क्या होता है? भगवान के ऊपर तो चलो केस बात की बात है। उससे पहले भी एक और सीन आता है क्या, कि वो कहता है कि अगर कोई भी दुकान गिर गई है तो इसका घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने क्या करा रखा था? इसका इंश्योरेंस करा रखा था, है ना। क्या करा रखा था? या जाता ना इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस करा रखा था। तो जब मेरी दुकान गिर गई है और मेरी दुकान गिरने के बाद जो पैसा मुझे मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है ना, एंड में जीतता भी है केस, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या भरती है? पैसा भरती है। तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा जीतता है तो क्या होगा उसका? हाँ, ताई को यूं मत समझ लेना, ताई ने क्या माना, ठीक है ना। ताई ने क्या माना कि इंश्योरेंस को जो तुमने अपनी दुकान दी है, मतलब इंश्योरेंस ने अपनी दुकान पे जो तुमसे क्या किया है, हाँ ठीक है ना, वो तुम्हारा सेल कंसिडरेशन मान जाएगा, ये मान के कि तुमने इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर दिया? बेच दिया। तो उस पर क्या मांगेगी? उस पर कैपिटल गेन, ठीक है ना, राइट। तो यही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब साथ साथ बनाते जाएंगे, ठीक है ना, लिखेंगे मेरे साथ साथ। अब सुनो, मान लो भाई, ठीक है, कांजीलाल मेहता ने वो दुकान या बिल्डिंग, है ना, परचेज की थी बाबू, मान लो 2005 में, ठीक है। उनकी दुकान तूफान में या उसमें ढह गई, डिस्ट्रॉय हो, क्या बोलेंगे? डिस्ट्रॉय। एक ही दुकान के पीछे अंकल जी की है ना, डिस्ट्रॉय हुई। वो डिस्ट्रॉय हुई बाबू मान लो जनवरी 18 में। और भैया इसका जो इंश्योरेंस, भैया सरकार है इंश्योरेंस धीमे धीमे देती है, इसका जो इंश्योरेंस में प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ मेरे प्रीवियस ईयर में। समझ में आ गई बात? बोलो रे, ठीक है। अब ये बताओ टैक्सेबिलिटी किस दिन आएगी? 2018 है मेरा प्रीवियस ईयर, क्यों? होश में नहीं हो तुम बिल्कुल भी। पहली क्लास भूल गए? टैक्सेबिलिटी अराइजेज इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। पहला ही क्या था? फिर तो किस साल टैक्सेबल होगा? 2018। अब 2018 में टैक्सेबल होगा तो फिर मेरे एग्जाम में क्यों क्वेश्चन बनेगा? फिर तो 2018 में आएगा। बिल्कुल गलत जवाब। डला को
भाले होते ना मेरे पास, चक्कू होते तो फेंक फेंक के मारता, सबके यहाँ जाते, सबके घुटने में मारता, दिमाग दिमाग में जाके लगते तुम्हारे। अरे उसके साथ मैंने 3 सेक्शन लिखवाए थे। कौन से 3 सेक्शन थे? जिसके ऊपर क्या लिखवाया था बताना, कौन कौन सेक्शन थे? ठीक है ना। तो 45 आज उस सीरीज का पहला सेक्शन है, 45 1 है ना। 45 1 वो सेक्शन है जो आज मैं तुम्हें पढ़ाना चाह रहा हूं। इसका मतलब वो टैक्सेबिलिटी कब आएगी? कब आएगी टैक्सेबिलिटी? मेरे प्रीवियस ईयर में। समझ गई बात? तो ये वो पहला एक्सेप्शन है जो बेसिक सेक्शन का क्या है। अब एक खूबसूरत सा क्वेश्चन है ना तुम्हारे सामने पेश किया जाता है। ठीक है, ताई ने क्या बोला, अगर पर्सन कोई भी मनी रिसीव करता है इंश्योरेंस से, ठीक है ना, तो वो टैक्सेबल होगा, उसका प्रॉफिट जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो कहां टैक्सेबल होगा? बोलो बोलो रे। कैपिटल गेन में सबसे पहली बात फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस क्या माना जाएगा। अगर कांजीलाल मेहता को क्या मिला? कैश, तो वो कैश प्राइस। लेकिन अगर इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं भाई दुकान के बदले दुकान देंगे, दुकान के बदले दुकान देंगे, तो क्या मिलेगा? उसकी मार्केट वैल्यू। ये क्वेश्चन जल्दी से करके, बहुत जल्दी, रफ्तार पकड़ गए। आ गया आंसर? पक्का 3.5 लाख निकालने बच्चे? अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं क्या गुल खिलाया तुमने। चलो मैं पहले यहाँ बना देता हूँ टाइम डायग्राम ताकि तुम्हें होश आए। दुकान कब खरीदी थी कांजीलाल मेहता ने? 2003, ठीक है। डिस्ट्रॉय कब हुई? जनवरी 2018, ये ठीक लिखा है। इंश्योरेंस मेरे प्रीवियस ईयर में मिला, ठीक है। समझ में आ गई बात इतनी? अब मैं लिखूंगा पहले, क्या ये सेक्शन 214 के हिसाब से दुकान एसेट होती है नहीं होती है? बोलो एसेट होती है, बोलो। ठीक है, एसेट होती है। अच्छा, इसको अगर मैं दुकान की जगह घर कर दूं भाई, तो लैंड एंड बिल्डिंग, दुकान भी तो बिल्डिंग है, तो 2 आंसर आएंगे इसमें, नशे ही मत रहना। ठीक है, मेरे प्रीवियस ईयर में सेल हुई है तो हम क्या मान रहे हैं? जुलाई के बाद ही सेल हुई है, ठीक है। 214 के हिसाब से सेट है, 242 ए के हिसाब से बताओ लटका है सटका है? लटका है। तो ये तो हो गया मेरा पहला स्टेप कि मैंने 2 सेक्शन लिख दिए। अगला स्टेप, सेल कंसिडरेशन कितना? 4.5। क्यों 4.5 लाख? जितना इंश्योरेंस वालों से मिलेगा, जितना इंश्योरेंस वालों से मिल रहा है, मान रहे हैं हमने इंश्योरेंस को बेच दी, माइनस ओ नशेडियो, माइनस कोवा या कोवा, कोया या कोया, नलायक कोवा क्यों बोल रहे? दोनों नहीं बोलोगे? अबे दोनों, मैं यार दोनों नहीं बोलोगे? बिल्डिंग है या नहीं है? तो दोनों ही तो बोलना पड़ेगा भाई, तुमने बड़े नशे किए भाई। ठीक है, पहले क्या कर रहा हूं? पहले कोवा से सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि भाई पहली क्लास से भूल जाओगे, जमीन को पूरे कैपिटल गेन में एक ही एसेट है बस, कौन सी? लैंड और बिल्डिंग। बाकी तो बाकी में तो कुछ है ही नहीं कैलकुलेशन, है ना। इकोवा बोलो, कितने की खरीदी थी? इंटू डिवाइड बाय,
2003 का मंथ नहीं दे रखा तो 3-4 मान लेंगे। कितना बोलो? 109। कितने रुपए आ गए? कैपिटल गेन कितना आ गया? कैपिटल गेन भाई 109 आएगा या 105 आएगा? देख लो एक बार। अबे नशेड़ियो, 2 फरवरी 3 मतलब कौन सा हुआ? 2-3। यार तुम भाई बेइज्जती करोगे बहुत जबरदस्त वाली। जिन्हें यही नहीं पता कि फरवरी 2003 ईयर कौन सा पड़ेगा। 109 कितना आ गया? हाँ तो यह तुम्हारा आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर मैं दूसरे तरीके से निकालूंगा। दूसरा तरीका क्या है बताओ? सेल कंसिडरेशन 4.5 लाख माइनस ओनली इकोया, सॉरी ओनली कोवा। कोवा कितनी? 1 लाख। अब कितना आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? 3.5 लाख एट द रेट कितना आ गया? ठीक है, दोनों में से क्या कम है? इसका कितने से निकालना है एट द रेट? 20%। टैक्स लायबिलिटी को चेक करने के लिए हम एक वो वाला करेंगे, और जो भी आएगा बिल्कुल गलत आएगा लगाओ काटे। मुझे पता था भाई, खोपड़ी चलनी तुम्हारी, खोपड़ी तुम्हारी चलनी नहीं है। डॉक्टर ऑर्थो यार, डॉक्टर मेरे को मैसेज कर देना ग्रुप पे से, डॉक्टर ऑर्थो लिया ना मान लिए, ताकि घुटनों में मलते रहा करें। अभी भी नहीं समझे? फिर से पढ़ना सेक्शन 45(1). चलो ठीक है, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। टैक्सेबल इन द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर, इसका एक एक्सेप्शन था। अब ये बताओ इकोवा का फॉर्मूला क्या बताया था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर। किस ईयर बिकी है ये एसेट? एसेट कब बिकी है ये भाई? जब इंश्योरेंस वालों को दे दी तभी एसेट इंश्योरेंस को बिकी गई। कब बिकी गई इंश्योरेंस को? कौन से 18 को? जनवरी 18। तो जनवरी, तो यहां कैसे लिख रहे हो अपने ईयर का इंडेक्सेशन? एसेट कब बिकी है? एक पिक्चर आई थी भाग मिल्खा भाग, उसमें वो शीशे के सामने खड़े हो खुद के चांटे बजाता है। तुम्हें यही करना घर जाके, अपने इतने हेक्टे लगाना, इतने हेक्टे लगाना है ना, कि मम्मी का मेकअप कहां करा के आ रही है आज। क्या लिखा है? इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर। इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर, है कि नहीं बात? है ना? तो अगर इंडेक्स मुझे करना है तो क्या होगा? इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट इज, तो निकम्मो ट्रांसफर कब हुई है? फिर काहे मजे ले लिए भाई? तो 2018 कितना इंडेक्स आएगा? 2। तो अब कितना आया आंसर? 1 लाख इंटू 272 डिवाइड बाई 105, 2590। अब कितना आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 51,810। अब 20% प्रॉफिट कितना आया? कितना आया टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का? 20%, 10,000 कुछ आएगा। क्या कह रही हो दीदी? अच्छा, तो बोलो ये तो सही लिया है 272। जनवरी मतलब 17-18, तो कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 20% इसका 38
190। ओ भाई निकम्मो, समझ गए नहीं समझ गए? तो ये आंसर आएगा। मतलब टैक्सेबिलिटी तो मेरे प्रीवियस ईयर में आ रही है, टैक्सेबिलिटी तो मेरे प्रीवियस ईयर में आ रही है क्योंकि पैसा मुझे मिल रहा है कैश बेसिस पर, लेकिन इंडेक्स कब का ले रहा हूं मैं? जिस साल ट्रांसफर हुआ है। तो यहां दोनों ईयर अलग अलग है, टैक्सेबिलिटी मेरे ईयर में, इंडेक्स दूसरे ईयर का। हाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैश मेरे प्रीवियस ईयर में मिल रहा है। 2018 में दे देता भाई, कांजीलाल के दिल से पूछो, वो कह रहा है इंश्योरेंस से पैसा मिल रहा है 5-10 साल बाद, और टैक्स मांग रहे हैं मुझसे 2018 में। एक तो दुकान चलेगी, पैसे कहां से लाऊं जेब से? कुछ सोचो ना भाई, किसी बंदे की दुकान गिर गई, बिल्डिंग गिर गई, लैंड गिर गई, जमीन लैंड खराब, जमीन गिर गई, अब ये बताओ पैसे कहां से लाएगा? पैसे तो वहीं से आएंगे ना जब इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा। 2018 में पैसे नहीं थे उसके पास, कौन सा चूज करेंगे बाबू? ये वाला, समझ गए भाई? ये वाला चूज करेंगे। हाँ हमारे प्रीवियस ईयर इतने रुपए की दी है ना, तो किस साल में टैक्सेबल करूंगा? अपने प्रीवियस ईयर में करूंगा भाई। 45(1)(a), 45(5), 45(2) जो 3 सेक्शन मैंने बताए, वो 3 सेक्शन ये कहते हैं जिस साल कैश मिलेगा या जिस साल कैश की जगह उसकी वैल्यू का एसेट मिलेगा उस साल टैक्सेबिलिटी निकालेंगे। तो 2018 में अगर कांजीलाल से टैक्स मांग लोगे तो वो कहेगा 1 तारीख तो मेरी दुकान चली गई, फिर मेरे पास पैसा भी नहीं है, दुकान भी गई और टैक्स कहां से दूं? अब कांजीलाल से कह रहे हैं 38,000 का टैक्स दे दे, तो कह रहे हैं 38,000 भी लाऊं कहां से? है ना, 38,000 तो तभी लाऊंगा जब इंश्योरेंस से पैसा मिले, इंश्योरेंस से दिलवा दो। इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं हम तो देंगे 10 साल बाद। यार 10 साल बाद ही तो बेचारे पे टैक्स लगाओगे, खुद सोचो ना, दुकान भी जाए और जेब से टैक्स भी जाए, तो पहले इंश्योरेंस से क्लेम तो आने दो। इसलिए वो कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है भैया। अब सर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, एक भाई अंकल जी बहुत बढ़िया, जिन्हें बोला जाता था गोल्ड मैन ऑफ द बॉलीवुड। इनकी खास बात पता है क्या थी? शर्ट के बटन भी क्या थे? गोल्ड के थे। अब लोगों को, इनकम टैक्स वालों को यही भ्रम रहता था अगर शर्ट के बटन गोल्ड के हैं तो शर्ट मूवेबल पर्सनल एसेट हुई या ज्वेलरी हुई? मूवेबल पर्सनल एसेट टैक्सेबल नहीं है, सेक्शन 214, या ज्वेलरी हुई? ठीक है। अब वो कह रहे हैं भैया मैं तो राजा साहब वाला केस करूंगा, ये तो मेरी क्या मूवेबल पर्सनल एसेट है क्योंकि मैं तो रोज पहनता हूं, जैसे वो बर्तन रोज खाते थे, मैं रोज शर्ट पहनता हूं, तो मेरी वो थोड़ी है, समझ गए ना? तो ऐसे केस चले जाते हैं कोर्ट में कि बप्पी लहरी कह रहे हैं ये मेरी शर्ट है, जैसे राजा साहब के वो बर्तन थे ना चांदी के 1000, ऐसी मेरी है। अब इनकम टैक्स वाले राजा साहब को क्या बोलते थे? ये चांदी बेची है तुमने, है ना। अब वो ये कह रहे हैं ये क्या है? शर्ट है। और इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं क्या है? ज्वेलरी है। भाई इंसान ज्वेलरी भी तो पहनता ही है, चेन कड़ा सोने का है, तो थोड़ी कि वो पर्सनल है, तो भैया ज्वेलरी तो ज्वेलरी है, समझ गए ना? इस तरह के इस कोर्ट में पहुंचते हैं। हालांकि इसका सॉल्यूशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बप्पी लहरी ने कभी अपने जीवन में गोल्ड के बटन शर्ट के साथ बेचे ही नहीं, समझ गए ना? अगर उन्हें शर्ट के बटन निकालने भी होते थे तो बटन को काट के दूसरी शर्ट में लगा लिया करते थे। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो कहते कि ये ले पकड़ शर्ट खरीद ले 10 लाख की गोल्ड है इसमें, समझ रहे? इसलिए बात कोर्ट तक नहीं आई। पर समझ गए ना, अगर कोर्ट तक जाते तो ये केस लड़ा जा सकता था बप्पी लहरी के जीवन काल में। वो कहते हैं मैंने शर्ट बेची है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं आपने ज्वेलरी बेची है। अब इसके बारे में हमें भी नहीं पता, तो कोर्ट का इंतजार करना पड़ता, कोर्ट क्या माने, समझ गए ना? हम इसे लॉ से नहीं सुलझा सकते, लॉ वाले तो इसे क्या मान लेंगे? ज्वेलरी मानेंगे। ठीक है, लेकिन बप्पी लहरी ने कहा भाई गाने वाने तो कम बज रहे हैं मेरे, ठीक है, तो एक काम करता हूं, उनके पास जब इतना सोना था, घर में पड़ा हो सोना तो कहीं करो ना, इतना सोना था, तो बप्पी लहरी ने सोचा गोल्ड की दुकान ही क्यों ना खरीद ली जाए, बना ली जाए। तो उन्होंने अपनी दुकान बनाई जिसका नाम रखा बप्पी लहरी ज्वेलर्स। अब उन्होंने कहा गोल्ड खरीदना क्यों, गोल्ड घर पे इतना पड़ा है, तो उन्होंने अपनी पर्सनल एसेट जो उनकी क्या थी बाबू, पर्सनल एसेट को कन्वर्ट कर दिया किसमें? स्टॉक इन ट्रेड में। और स्टॉक इन ट्रेड के बाद दुकान से क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं गोल्ड।
भाई यहाँ लोचा फंस गया, फंस गया नहीं लोचा, फंस गया। अब ये बताओ, मान लो बप्पी लहरी ने ये गोल्ड खरीदा 2003 में, दुकान बनाई उन्होंने 2007 में, या मान लो 2010 में, मेरे प्रीवियस ईयर में उन्होंने गोल्ड बेच मारा। अब जैसे गोल्ड बेच मारा तो भाई कौन कौन लड़ा? कैपिटल गेन। कैपिटल कह रहा पैसा मेरा है, गोल्ड बिका है, लेकिन बीच में कौन आ गया? कैपिटल गेन। तू आगे बढ़ेगा तो मेरी लाश के ऊपर से आगे बढ़ेगा। कौन था वो बंदा? बोलो। नहीं बप्पी लहरी नहीं, पीजीबीपी। पीजीबीपी कह रहा है बेटे कहां से बिकी, कहां से बिका है सामान, और जो सामान दुकान से बिकता है, एक तो तुम पढ़ते नहीं भाई। एज पर सेक्शन 2(14) स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? आज बहन हमारी सस्ता नशा करके बैठी है। मैं पहले कहता नीचे मत खड़ा करो, दिमाग खराब होता तुम्हारा नीचे। बताओ कहां जाता है भाई? दीदी कहां जाता है? कहां जाएगा? तो बस फिर भी गलती कर रहे हो। अब वो कह रहा है स्टॉक जब पीजीबीपी में जाएगा तो पीजीबीपी कह रहा है पैसा मेरा है, तेरा कैसे हो गया? झगड़ लिए। बताओ किसका पैसा कितना? बोलो बाबू कितना पैसा किसका? ताई ने बोला जब दो बेटे लड़ते हैं तो क्या करती है ताई? मम्मी क्या करेगी? तो बस ताई ने बिल्कुल बराबर कर दिया। ताई ने बोला 2003 से 2010 तक कैपिटल गेन का पैसा, 2010 से तुम्हारे प्रीवियस ईयर तक पीजी। लड़का है रहे हो दोनों, मेरे बच्चे हो, लड़का है रहे हो। तुम्हारा नाम वैसे मैंने रख रखा है हेड्स, तो आप अपने सर फोड़ लोगे अपने। फिर दोनों बच्चे कहने लगे सर अगर फैसला ही करना है ताई तो लिख के बता दो कैसे होता है फैसला। ताई ने कहा इसमें क्या, सिंपल सी बात है ना। 2(14) के हिसाब से ज्वेलरी एसेट होती है, 242 के हिसाब से पीरियड ऑफ होल्डिंग बताओ कहां से कहां तक का लूंगा? 3 से मेरे प्रीवियस ईयर तक या 3 से 2010? 3 से 2010, क्योंकि कैपिटल गेन तो वहीं तक था ना। तो ताई ने बोला पीरियड ऑफ होल्डिंग हो गया 2003 से 2010, तो एसेट क्या हो गई? लटका हो गई। लटका हो गई नहीं हो गई? तो इस पे क्या निकाल ले बाबू? कैपिटल गेन निकाल ले। हमने बोला ताई बताओ सेल कंसिडरेशन क्या ले, तो सेल कंसिडरेशन क्या ले? सिंपल, जितने की मान लो भाई 2003 में वो एसेट खरीदी थी 1 करोड़ की। अब वो जब दुकान पे पहुंची तो दुकान पे तो कैश टू कैपिटल एंट्री नहीं डालोगे, है ना, एसेट टू कैपिटल डालोगे। तो वो एसेट कितने रुपए की थी? पता लगा वो पहुंच गई 4 करोड़ की। तो इसका मतलब बप्पी लहरी ज्वेलर की स्टॉक की कीमत कितनी हो गई? 4 करोड़। तुमने वो बेचमारी ग्राहक को कितने की? 5 करोड़ की। तो तुम्हारा पीजीबी का प्रॉफिट कितना हो गया? 5 करोड़। सिंपल। कहने का लड़ना क्या बच्चों वाली बात है, इसमें कुछ अलग से थोड़ी सिखाना है ना। बोलो समझा की बात? तो भाई एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है। अब बप्पी लहरी ने बोला मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनेगा ये, कैपिटल गेन में सेल प्राइस मानूंगा फेयर मार्केट वैल्यू 2010 की, उसमें से क्या कर दूंगा? कॉस्ट माइनस कर दूंगा और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ कर दूंगा। अगर वो क्या रहा? घर। फिर तो दो तो देखने पड़ेंगे ना, ठीक है, समझ में ना बात। फिर तो घर में पहले इंडेक्स करूंगा, 20% का टैक्स निकालूंगा, फिर बिना इंडेक्स करे 12.5 निकालूंगा, बात खत्म हो गई। फिलहाल बप्पी लहरी की तो ज्वेलरी थी। बता दो क्वेश्चन नंबर 140। सर क्लास में लेट था इसलिए लेट हो गया मैं।
बहुत देर लगाई। 80,000 आ गया। देख लेते हैं भाई बच्चों ने क्या गुल खिलाए, गुलशन गुलशन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन तो पढ़ लिया तुमने। अब मुझे बता दो सेल कंसिडरेशन 2010 में कितनी मार्केट वैल्यू थी? 9 लाख। तो सेल कंसिडरेशन हो गया, ताई ने बोला 9 लाख। यहां खत्म कर दे बात, कैपिटल गेन की बात यहां खत्म कर दे। ज्वेलरी है, इको का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिंपल फॉर्मूला दीवार पार वाला। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? 1 लाख का 1980 में। तो क्या करेंगे, कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। क्वेश्चन में घर है ज्वेलरी है, ज्वेलरी कितना हो गया हायर? 1,80,000। कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? कितना? 720। ठीक है बाबू, ठीक है। 720 किसका किसका कैपिटल गेन हो गया? मतलब कौन सा हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये किस रेट से टैक्सेबल होगा भाई? सोनिया जी होगी ना ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो किस रेट से जाएगा? 12.5%। ठीक है ना। वो ब्रेकअप पार्टी में ले जाएंगे। मतलब पीजीपी के कितने रुपए मांग रहा है? पीजीपी से कितने की सेल हुई? पीजीपी में बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो दीवार पार वाले भैया लगाते हैं। स्टॉक कितने में सेल हुआ? 13 लाख। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 9 लाख। 9 लाख तो थी, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? होगी पीजीपी की इनकम। पीजीपी में कुछ है थोड़ी, वही करते हैं जो अकाउंट्स में करते हैं। आ गया नेट प्रॉफिट, खत्म बात। इस पे टैक्स दे देना। ये कहां जाएगा? ब्रेकअप पार्टी में कहां जाएगा? बैलेंस में। भाई वो 4 नहीं तो कहां चला जाएगा? बैलेंस में, यानी स्लैब रेट लगेगा, है ना। समझना की बात। अच्छा बताओ, अगर ये बप्पी लहरी का घर होता और फिर वो बिल्डर बन जाते तो ये विदाउट इंडेक्स तो सेम ही आता। इफ इट इज हाउस तो बताओ कैसे निकालता? सेल कंसिडरेशन 9 लाख माइनस इकोवा। इकोवा में कितना कॉस्ट लेता? 180 इंटू, अब बोलो बेटे, अब बोलो। अब इंडेक्स अपने ईयर का लूंगा 2010 का लूंगा। 2010 का भी कैपिटल गेन 2010 में खत्म हो गया ना, तो 2010 का कितना इंडेक्स आता? हाँ, अगर कुछ नहीं कह रखा 15-16 की दीदी 2 फरवरी 2000। अच्छा यहाँ 16 कर दूं, ठीक है। तो 2 फरवरी 16 मतलब 15-16। 15-16 कितना आएगा? 254 डिवाइड बाय 100। ये तो सही होगा ना, क्योंकि उससे पहले कितनी वैल्यू आ गई? 4,57,200। और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आता? 442,800। इसको करता 20% से, ये मैंने किया 12.5%। अगर ये घर होता तो निकालता, अगर घर नहीं है तो फिर तो अपना इधर वाला कॉन्सेप्ट चलता। इसलिए मैंने लिख दिया अगर घर होता तो हम साथ में ये भी करते। समझ गए? कुछ बचा नहीं कैपिटल गेन में, बच्चों वाली बातें हैं बस। कि बताओ असेट डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या होगा, मैंने घर को कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा। इसका रिवर्स कर लेते हैं, इसका रिवर्स कर लेते हैं। मान लो बप्पी लहरी को होश आया, बप्पी लहरी ने बोला भाई यार मजा नहीं आ रहा दुकान खोलने में। गाना गाने में जो मजा है ना, दुकान खोलने में वो मजा नहीं है। तो बप्पी लहरी के मन में आवाज है घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रहे। तो बप्पी लहरी चल दी अपने देश। उन्होंने बोला अपने देश जाना था, दुकान तो बंद करनी पड़ेगी। तो इस बार उन्होंने अपनी दुकान पे जो SIT था उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया? अपनी खुद की पर्सनल एसेट में। ठीक है ना। और उस पर्सनल एसेट को क्या किया? बेच दे, बेच दिया। अब कुछ मुश्किल है? जो पहले हुआ था उसका रिवर्स कर दिया। तो ताई ने बोला जो पहले बच्चों को फैसला किया था वही करूंगी। क्या? यहां से यहां तक और बाबू यहां से यहां तक। सिंपल, क्या दिक्कत है? जो किया था भाई उसका क्या मार दो? रिवर्स मार दो। तो इधर मार्केट वैल्यू देख लूंगी, उधर
दुकान में जब तू लेके आया उसकी वैल्यू देख लूंगी, सेल का सेल प्राइस देख लूंगी। फॉर्मूला तुम जानते हो, कैपिटल गेन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, पीजीपी का फॉर्मूला वही है जो भैया दीवार पर अकाउंट्स वाले भैया पढ़ाते हैं, है ना। सेल्स मतलब क्रेडिट साइड में सेल्स, डेबिट साइड में कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक, बात खत्म। अब ताई ने फिर भी, मैंने कहा ताई लिख के बता दो यार, बच्चे ना फिर भी थोड़े नशीले बच्चे हैं हमारे, तो ताई ने बोला बिजनेस इनकम कितनी होगी भाई, बिजनेस इनकम ये वाली, और कैपिटल गेन ये वाला। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सेट माइनस कॉस्ट ऑफ द सेट बिजनेस इनकम हो गई। मैं भी तो ये कह रहा हूं, इसमें बताने वाली बात ही नहीं है, इस मार्केट वैल्यू को इससे घटा देना है। पीजीपी की जो इनकम थी, कैपिटल गेन कितना होगा, सेल कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, है ना, वही तो हमारी कॉस्ट बनेगी भाई। क्वेश्चन नंबर 141 सॉल्व कर दो, सेम क्वेश्चन है, बप्पी लहरी जी के नाम से क्वेश्चन है, सॉल्व कर दोगे उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी कि बच्चों ने मेरे नाम की इज्जत रख ली। पीजीबीपी कितने रुपए की वैल्यू थी उस दिन, है 9 लाख। मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन 9 लाख, तो यहां कितने लिख दूं, 9 लाख। यहां से दुकान, यहां से घर से कितने रुपए की बेची, 13 लाख। खरीदे कितने था स्टॉक, 1 लाख। लिख दी वैल्यू भाई, क्वेश्चन में से वैल्यू लिख दी। पीजीपी का क्या फॉर्मूला होता है ना, सेल ऑफ या कन्वर्जन ऑफ स्टॉक, कितना, ओपनिंग स्टॉक कितने का था यही, पीजीपी में कितनी वैल्यू, तो पीजीपी का प्रॉफिट 8 लाख, सीधा स्लैब रेट से चला जाएगा। कैपिटल गेन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले 214 लिखूंगा, 242 ए लिखूंगा, 242 ए के हिसाब से लॉन्ग टर्म हो गई, 214 के हिसाब से असेट होती है कैपिटल एसेट, तो सेल प्राइस कितना आ गया, 13 लाख। कोआ करूं, कोआ करूं, है ना, क्योंकि भैया ये क्या है, ज्वेलरी है, तो इसमें इकोवा का कॉन्सेप्ट लगता नहीं। अगर ये बिल्डिंग होती तो इकोवा भी करता और कोआ भी करता, लेकिन ये ज्वेलरी है तो कोआ कर देता हूं। कितने रुपए की, 9 लाख। कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया बाबू, खत्म कहानी। बच्चा भी कर देगा सर, 9वीं 10वीं का बच्चा भी कर देगा। कोई सवाल है, वो कह रहे तो हमारे मैथ से भी टुच्चे सवाल है, फाउंडेशन का ही बच्चा बोल देगा, छोटे लोग, इंटर के लोग ठीक है सर, क्या मजा है इसमें, कोई मजा नहीं। मजा तो दूसरी क्लास में था, है ना, तीसरी क्लास में था मजा तो, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। अब सर अगली अगर बात देखें, अगली बात करते हैं सर पार्टनरशिप की। किसकी बात करते हैं, बच्चों वाली बात है। एमसीक्यू में आएंगे क्वेश्चन, अगर बड़ा क्वेश्चन बन जाए ना कैपिटल गेन में, तो वो लैंड और बिल्डिंग का ही बनता है भाई, लैंड बिल्डिंग और एग्जामिशन। हाँ, ये सब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं, समझ गए ना। अब बात करते हैं बाबू पार्टनरशिप की, सुनेंगे ध्यान से। अब बताओ, पार्टनरशिप में दो कॉन्सेप्ट आते हैं भाई। एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, कोई फर्म में आ रहा है और असेट लेके आ रहा है ना, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई फर्म से जा रहा है तो असेट असेट दे रहे। ताई ने बोला भाई लॉ में मैं फर्म को, लॉ में ईपी सर, है ना, लॉ में मैं फर्म को और पार्टनर को अलग अलग नहीं मानती। याद आई बात, फाउंडेशन में भी तो पढ़ाया था, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी है ना। इस केस से क्या पता लगा था कि फर्म और पार्टनर एक होते हैं,
तो फर्म अगर पार्टनर को एसेट देती है तो वो लोग बायर सेलर नहीं माने जाते, दो जिसमें एक जान ही माने जाते हैं। ताई नहीं मानती, ताई कहते हैं अपने को पैसे से मतलब है। फर्म अगर पार्टनर को एसेट देगी तो मैं कैपिटल गेन लूंगी, मैं दोनों को अलग मानती हूँ। इनकम टैक्स एक्ट अलग है, पार्टनरशिप एक्ट बीच में लोचा नहीं करने का। मैंने कहा था तुम लॉ के विरुद्ध जा रही हो, ताई ने बोला बस कह दिया तो बस, ताई बच्चन साहब से कम थोड़ी है, कह दिया तो बस कह दिया। अब ताई ने कह दिया कैपिटल गेन लेगी पार्टनरशिप पे, तो अब दोनों को अलग अलग आइडेंटिटी मान के, है ना, प्रॉफिट निकालना पड़ रहा है, मजबूरी है। ताई ने सेक्शन ही बना दिया। सबसे पहले ताई ने बोला अगर एडमिशन होगा, बाबू क्या होगा, अगर एडमिशन होगा तो पार्टनर असेट देगा फर्म को, P2F का कॉन्सेप्ट होगा। और अगर फर्म का डिसोल्यूशन होगा, क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा तो फर्म असेट देगी किसको, पार्टनर को, तो F2P होगा। बोलो भाई, समझ बात। अब अगर पार्टनर असेट देगा तो बताओ इस वाले केस में कैपिटल गेन किसके लिए निकलेगा, बोलो, चप्पल खाएगी। एक वो बैठे दिल जले दाढ़ी बढ़ा बढ़ा के तीनों, तुम आग बंद कर लो, तुम तीनों ऐसे कहा करो बुरा मत देखो, हम इनकम टैक्स ही नहीं देखेंगे। बच्चे से पूछना अगर कोई भी सामान कोई बेचता है तो प्रॉफिट किसके लिए आएगा, बेचने वाले के लिए या खरीदने वाले के लिए। अब तो फर्म अगर पार्टनर अगर फर्म को दे तो कैपिटल गेन किसके लिए निकलेगा, तो भाई कैपिटल गेन फॉर पार्टनर के लिए तो निकलेगा। यार तुम पता नहीं कौन सा सू का नशा कर रहे हो भाई, अच्छे लेवल का तो नशा करो कम से कम। मतलब ये थोड़ी है कि गली के आसपास, मेरे घर के पास पता है कुछ पेड़ से हैं अजीब से, कुछ लेबर जाके उनको ऐसे ऐसे रगड़ती रहती है ना, घर के आसपास, मेरे घर के आसपास। भेजूंगा तुम्हें वो पेड़ की फोटो, कहो तो लेके आ जाऊंगा, रगड़ते रहना तुम भी। टहनी तोड़ ला, क्या रहा टहनी तोड़ लाना। फिर एक दिन मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा भाई इसको क्यों हाथों में क्यों रगड़ रहे हो ये, मैं कहता सर हाथों में रगड़ के इसका जो एसेंस होता है ना वो कहाँ चला जाता है, दिमाग में नहीं हाथों में। फिर सूंघते रहते हैं ऐसे करके, फिर मस्त नींद आती है सर। तो ये सूखा सस्ता नशा हो गया, मतलब सस्ता नहीं हो गया, नेचुरल नशा है। पत्तियां तोड़ो रगड़ो, कोई पैसा खर्च हो नहीं रहा। तुम उससे नीचे, उससे भी निचले स्तर का नशा कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात है, कैपिटल गेन किसकी नजरों से, 3 क्लास बेकार कर दी तुमने। कैपिटल गेन किसकी नजरों से निकलता है, हाउस प्रॉपर्टी बाबू भैया की नजरों से, ठीक है। सैलरी इंप्लॉय की नजरों से, इंप्लॉय की काम करने वाले की नजरों से। कैपिटल गेन असेट बेचने वाले की नजरों से, राइट। अब बात आई जो असेट बेची, उसमें एग्जामिनर तुम्हें 2 वैल्यू देगा कि उस असेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू पार्टनर की इतने की थी, लेकिन पार्टनर ने जब बेची तो फर्म ने उसको इस बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड किया। समझ गए भाई, ये 2 वैल्यू देगा तुम्हें एग्जामिनर। कोआ तो पार्टनर के लिए सेम होगी, है ना। अगर असेट बिल्डिंग नहीं है तो कोआ कर देंगे, लैंड और बिल्डिंग है तो कोआ ही कोआ दोनों कर देंगे। जुलाई के बाद, जुलाई से पहले तो ओनली कोआ, है ना। भाई जुलाई से पहले तो सभी कोआ होनी है, सारी एसेट। अब मुझे बताओ बस झगड़ा ये एफएमवी लूंगा या बुक वैल्यू लूंगा, आपका, है ना। या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाल के। बुक वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू, क्या लेना चाहिए, बोलो भाई। नहीं यहां गलत दे सकते हो आंसर, क्योंकि इसमें तो गलती की गुंजाइश हो सकती है। बुक वैल्यू क्यों, बुक वैल्यू नलायक को इसलिए कि अगर कोई पार्टनर फर्म को असेट दे रहा है तो फर्म की बैलेंस शीट स्ट्रांग करने के लिए लोग धांधली कर देते हैं, यानी कि बेईमानी करते हैं। कहते हैं अगर असेट मेरी 10 लाख की है, क्यों ना इसे 25 लाख पे रिकॉर्ड कर लूं, तो बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं होगी।
शार्क टैंक जैसे सीरियल में जाने में ना फायदा होगा, नेटवर्थ ज़्यादा आएगी। असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी नेटवर्थ, जितनी ज़्यादा नेटवर्थ उतनी ज़्यादा वैल्यूएशन, है ना। तो इसलिए बुक वैल्यू लोग लेना पसंद करते हैं। तो ताई ने बोला बेटे अगर बुक वैल्यू लेगा तो टैक्स भी कितने पे देगा, बुक वैल्यू पे देगा। तो तेरा सेल प्राइस क्या मानूंगी, बुक वैल्यू। मतलब एफएमवी चल रही है 10 लाख, तो बुक कितने में दिखा रहा, वही तूने अपनी एसेट की डबल से भी ज्यादा वैल्यूएशन कर दी, तेरी फर्म भी इतनी होशियार। तो ताई ने कहा कोई बात नहीं, तो मुझे टैक्स पे दे देना। अब उल्टा करते हैं, अब यहां पे फर्म एसेट का कैलकुलेशन किसके लिए होगी, किसके लिए, जो एसेट बेचता है, फॉर फर्म, ठीक है ना। सेल कंसीडरेशन, अब यहां पे भी सेम वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू माइनस कोवा जो फर्म के पास होगा। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आ सकता है। मसला ये हुआ फेयर मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू, बोलो। हाँ, ये तो अकाउंट्स में करते हो। जब अकाउंट्स में डिसोल्यूशन होता है तो तुम कौन सी वैल्यू लेते हो, मार्केट वैल्यू। तो ताई ने बोला ये तो भाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें तो मैं फेयर मार्केट वैल्यू ही लूंगी। तो मैं ना बात, इसका मतलब इसको जुगाड़ कैसे याद करेंगे भाई, देखो जैसे साड़ी के फॉल सा मैच किया था ना हमने, ऐसी एफ से एफ मैच करना है। अगर पहले एफ है तो फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर पहले एफ नहीं है तो बुक वैल्यू। तो एफ से एफ मैच करना है, एफ से फर्म, एफ से फेयर मार्केट वैल्यू। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू। याद रहेगी बात, एमसीक्यू में कोई थ्योरिकल नहीं आएगा, प्रैक्टिकल आएगा क्वेश्चन, है ना। तो बुक वैल्यू निकाल के क्या कर देना, कैपिटल गेन निकाल देना, राइट। अब एक तगड़ा केस आया, एक अंकल बहुत होशियार, तो भाई तेरे डॉक्टर और तो मला करते थे घुटनों में। उन अंकल जी का रिटायरमेंट हुआ। क्या हुआ, जब वो रिटायर हुए फर्म से, तो फर्म ने उन्हें एसेट दे दी। अब फर्म ने एसेट दी, ताई ने बोला भाई देखो इनकम टैक्स में तो मैं दोनों को अलग अलग मानती हूं। अब इनकम टैक्स में दोनों को अलग अलग मानती हूं, तो अंकल जी तुम क्या दोगे, फर्म क्या देगी, कैपिटल गेन देगी। फर्म ट्रांसफर द एसेट टू पार्टनर, कैपिटल गेन दो। अंकल जी बहुत होशियार निकले, अंकल जी ने बोला ताई समझी नहीं तुम बात, F2P तो जब लगता है जब फर्म का क्या हुआ हो। मैं ताई डिसोल्यूशन नहीं हुआ, मेरा रिटायरमेंट हुआ है, तो रिटायरमेंट में ये लॉ नहीं लगेगा, तो फर्म इज नॉट एलिजिबल टू गिव टैक्स लायबिलिटी। बेटे फर्म, खतरनाक फर्म का नाम था AK नेक एंड एसोसिएट्स, AK नेक एंड एसोसिएट्स। ये केस पहुंचा कोर्ट में। अब बताओ भाई, तो रिटायरमेंट पे देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, नहीं, खुलासा करते हैं। ताई ने, जज भी बहुत होशियार निकले, जज ने बोला भाई ये रहा डिसोल्यूशन, है ना, इसी लॉ से खेल खत्म है सारा। बताओ देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो रीजन क्या है उसका, लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक है दीदी, अरे नलायको, ये डिसोल्यूशन और अदरवाइज मतलब, फिर एक नेक सर ने बोला मैं नहीं मानता। हेडिंग पढ़ो, हेडिंग सेक्शन की हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है। जब हेडिंग में डिसोल्यूशन लिखा है तो फालतू बात कैसे हो जाएगी, ये हेडिंग गलत है तुम्हारी, मैं तो हेडिंग के साथ तो चलूंगा। डॉक्टर जो हमारे एक भैया थे, वो क्या थे, थोड़ा पढ़े लिखे कम थे, पीपी सरी क्लास ही नहीं रखी थी उन्होंने। तो तुम शायद सीए इंटर में पढ़ोगे, इंटर में नहीं पढ़ोगे तो फाइनल में पढ़ोगे। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है ना, इंटर में इंटरप्रिटेशन के रूल्स पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। कुछ रूल्स आप यहां पढ़ोगे, कुछ लोग फाइनल में पढ़ोगे। तो उस एक उनमें से एक रूल है, सुनो, अरे भाई दीदी सुन लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। उसमें एक रूल आता है कि लॉ जब बनाया जाता है तो लॉ मेकर एक रूल बनाते हैं कि हेडिंग्स ऑफ द लॉ कैन नेवर कर्टेल द स्कोप ऑफ लॉ। मतलब किसी भी लॉ का हेडिंग कभी भी लॉ के फैलाव को, स्कोप को कर्टेल, रोक नहीं सकती। तो अगर हेडिंग में, अगर जज साहब ने डिसोल्यूशन दिया है लॉ बनाने वालों ने,
तो जज ये कह रहे हैं एक इन एक को कि भाई हेडिंग का मतलब ये नहीं है कि जो हेडिंग है उसी से रिलेटेड लॉ बनेगा, है ना। अगर हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल गेन में अगर लॉस आ रहा है तो लॉस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम तो प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस ऑफ द बिजनेस की बात नहीं करोगे। अरे पीजीबीपी है तो किसी का लॉस भी तो आ सकता है, तो लॉस के बारे में बताओ ना क्या करना है। तो हमने सीखा लॉस के बारे में क्या होता है, दूसरे हेड से एडजस्ट हो जाता है, नहीं हो जाता है कि नहीं बात। तो जज साहब ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ हेडिंग इसलिए बनाई जाती है कि वो तुम्हें पता रहे कि हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्कोप काट दोगे। तो जज ने एक इन एक को हरा दिया। जज ने बोला डिसोल्यूशन इज जस्ट द हेडिंग, हेडिंग कैन नेवर कर्टेल द स्कोप ऑफ सेक्शन। और अदरवाइज वर्ड भी क्या दिखाता है, मतलब रिटायरमेंट ऑल्सो। इस केस से क्या आया, रिटायरमेंट ऑल्सो इंक्लूड विद। अच्छा बताओ 45 की सीरीज पढ़ रहे हैं, कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं बाबू। पहले एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है। और जितने भी एडमिशन पढ़े हैं हमने, चाहे 11th में पढ़े हो, 12th क्लास में पढ़े हो, चाहे फाउंडेशन में पढ़े हो, 3 ही पार्टनर होते हैं, जय वीरू बसंती सोहन मोहन रोहन XYZ ABC PQR। और कोई अल्फाबेट नहीं होता है ना, KLM नहीं होते, PQR। तो ताई ने बोला बचपन की किताबों में तीन ही होते हैं पार्टनर, इसलिए 45 3, इसलिए 45 बाबू। और 3 के बाद क्या आता है, और एडमिशन के बाद क्या होता है, रिटायरमेंट, इसलिए 45 4। तो ताई ने कहा बच्चों को घबराने नहीं दूंगी, 3 और 4 एक साथ ही लिखे जाएंगे, पढ़ाई जाएंगे। होगी बात दीदी, ठीक है, इससे पता लग गया बात। अब चाहो तो तुम यहां से इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार रीड मान लेना। बुक वैल्यू है ना, और मार्केट वैल्यू, ये हमने पढ़ा, ठीक है। बोलो भाई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा इसको देखना, इसको क्या बोलेंगे, फाउंडेशन वाले मजे ले रहे हैं। बताओ भाई इसको क्या बोलते हैं, कानूनी भाषा में क्या बोलेंगे इसको। नहीं भाई, अबे भाई मर्डर का किया, ठाकुर साहब के हाथ ले लिए बस। तो क्या बोलेंगे, समझ नहीं रही बात, नहीं समझे। इसे बोलते हैं जबरदस्ती छीन लेना, कंपलसरी एक्विजिशन, है ना, क्या कर लेना। तो बस ये बताओ क्या ये काम गब्बर ने किया, किसी के जबरदस्ती हाथ छीन लिए। ठाकुर साहब कह भी रहे नाय, यार तुमको देखो नाय, अब कोई मना करा तुम जबरदस्ती क्या कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपलसरी एक्विजिशन। तो क्या ये काम से ठाकुर साहब ही गब्बर ही कर रहा है, नहीं भाई हमारी सरकार भी करती है, बताओ कैसे।
तुम्हारे पड़ोस में हुआ ये काम, पड़ोस में ही। ये जब 52 में मेट्रो बनी थी तो इधर उधर क्या थी, दुकानें थी, दुकानें जब्त कर ली। भाई पिलर कैसे बनाओगे यार तुम? और अगर पिलर बना रहे हो तो रोड चौड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब मेट्रो का स्टेशन बना रहे हो तो उधर साइड भी स्टेशन बनाना, इधर साइड उतरने का बनाना है, तो ये सब कैसे बनाओगे यार तुम? तो बहुत लोगों की दुकानें, ये दुकान हमको दे ठाकर, देनी पड़ी। तो सरकार ने बोला क्या मिलेगा भाई? मुआवजा ले लो भाई, मुआवजा ले लो, सोच से ज्यादा ले लो। भाई किसी की तुम दुकान छीन रहे हो तो सोच से ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा ना, सोच से भी ज्यादा ले लो, करोड़ों करोड़ों का मुआवजा ले लो, गुडविल का पैसा भी ले लो कि तुम्हारी दुकान मेन रोड पे है, अब तुम कहीं और दुकान खोलोगे तो वहां ग्राहक नहीं आएंगे, तो गुडविल का भी पैसा ले लो हमसे। तो सब लोगों को, नोएडा के लोगों को अमीर बना दिया, है ना, सरकार ने, ठीक है, बढ़िया बात है। अब ताई ने बोला, और ताई से पहले गब्बर उसने बोला, ठाकुर साहब ने, मॉडर्न ठाकुर साहब होते तो क्या कहते हैं कि हाथ मुझको दे ठाकुर, ले ले, मेरे भी हाथ ले ले, मेरे परिवार के ले ले, बन जा ऑक्टोपस, है ना, क्योंकि ऑक्टोपस के पास ही होते हैं इतने सारे हाथ, ठीक है। तो ताई ने बोला भाई 45 मुझे बताओ क्या 45 पहली क्लास की सीरीज में थी नहीं थी? पहली क्लास में कौन था? 45 1 है, आज पढ़ लिया, 45 2 भी पढ़ लिया, बप्पी लहरी 1 है, एक असेट गांजीलाल मेहता, और यानी जो 3 लोग थे वो पहली क्लास में, 3 एक्सेप्शन थे, वो आज उनकी क्लास है, कांजीलाल मेहता, बप्पी लहरी और ठाकुर साहब, ठीक है ना। तो जहां हमने पहली क्लास में लिखा था ना वही लिख लेना कि रिवीजन के टाइम पे याद आ जाएगी बात कि 45 1 है कौन? कांजीलाल मेहता। याद आ जाएगी बात कि असेट, कांजीलाल की असेट दुकान गिर गई थी, ठीक है। और वही लिख लेना 45 2 के ऊपर क्या? बप्पी लहरी। तो तुम समझ जाओगे बप्पी लहरी ने अपनी दुकान, अपनी पर्सनल सेट कहां रख रख दी थी? दुकान पे। और तीसरा जो सेक्शन लिखवाया था 45 5, वहां लिख देना ठाकुर साहब, जबरदस्ती छीन लेना, हाँ, कंपल्सरी एक्विजिशन ठाकुर साहब। तो सरकार भी ये काम करती है जो ठाकुर साहब ने किया। ठाकुर साहब ने हाथ छीन लिए, सरकार क्या करती है? एसेट छीन लेती है। और मेनली जो एसेट छीनती है सरकार, वो ज्यादातर लैंड और बिल्डिंग ही छीनती है, क्योंकि सरकारी काम में ज्वेलरी नहीं छीनेगी सरकार ना, शेयर छीन दी, क्या छीनेगी? हाईवे बन रहा, जमीन आ गई, मेट्रो बन रही, दुकान आ गई। तो केस ज्यादातर किस पे फंसेगा? ये लैंड और बिल्डिंग पे, ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, सेम होगा कि तुमने कोई जमीन खरीदी होगी बाबू 2005 में, सरकार ने उसे जब्त कर ली होगी, है ना, मान लो 2020 में, और सरकार तुम्हें क्या दे रही है? मुआवजा, कंपनसेशन। तो कंपनसेशन तुम्हें कब मिल रहा है? मेरे प्रीवियस ईयर में। अब तुम समझ गए? तो बताओ टैक्सेबिलिटी किस साल आएगी? जिस साल कैश हुआ। यानी मैं कैलकुलेशन तो इस दिन करूंगा बाबू। और ये सोचो ऊपर अगर लैंड है, लैंड में तो इंडेक्स करना पड़ेगा बाबू, तो इंडेक्स में इंडेक्स ऑफ द सेल ईयर कौन सा लूंगा? 2020 वाला, क्योंकि यहां मैंने क्या सेट किया? 2020 में सरकार को असेट ट्रांसफर मतलब सेल, तो इंडेक्स ये वाला लेना पड़ेगा। तो ये तीनों वो सेक्शन है जिसमें इंडेक्सेशन तो होता है पुराने सालों का लेकिन कैलकुलेशन कब की हो रही होती है? मेरे साल की, क्योंकि कैश मुझे मेरे साल में मिल रहा है, ठीक है। अब देखो सरकार की कितनी नाइंसाफी है। नाइंसाफी क्या है? अब मान लो यहां पर जब्त हुआ, सरकार ने कीमत लगाई जब्त की 10 करोड़ रुपए। कितनी? 10 करोड़ रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट ने तुम्हें दिए मात्र 1 करोड़ रुपए, और कहा अगली डेट पे मिल जाएंगे 5 करोड़, और उससे अगली डेट पे मिल जाएंगे बाकी के 4 करोड़।
अब अगली डेट करते करते साल ही निकल गया। ताई कह रही है भाई देख, दिल अपनी जगह है, बिल अपनी जगह है, मानती हूँ सरकार की गलती है, लेकिन मैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठी हूँ, मुझे तो टैक्स दे दे। अब वो बेचारे ठाकुर साहब ने क्या किया, ठाकुर साहब ने कहा ठीक है ताई, 2005 से कैपिटल गेन पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ तक गिना जाएगा, 5 से लेकर 20, जिस परचेज से लेकर ट्रांसफर, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग तो ये है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के एसेट्स क्या निकली, लटका। तो ताई ने बोला बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग लटका है तो पहले इंडेक्स करूंगा और फिर विदाउट इंडेक्स भी करूंगा, अगर जुलाई के बाद भी किए ठीक है, वरना तो ओनली इंडेक्स। अब ये बताओ सेल प्राइस कितना ले, 10 करोड़ या 1 कलोल, बोलो ना पुष्पा 10 या 1, कायदे में तो 1 लेना चाहिए ना, पर ताई ने कहा गलत जवाब। एक ऐसा लॉ जो ताई ने बहुत गलत बनाया, ताई ने बोला सेल प्राइस दूंगी पूरे, ठीक है, पैसा तुझे बाद में मिलता रहे पर टैक्स तो भी दे दे, तो टैक्स अपनी जेब से दूंगा क्या मैं, यहां गलत किया ताई ने। तो मैंने कहा ताई इसका मतलब तुमने कह दी बात, एक राज की बात याद रखेंगे, इसे बोला जाता है ओरिजिनल कंपनसेशन। क्या बोला जाता है, ओरिजिनल कंपनसेशन में लिखेंगे जितना मिला स्टिल पूरा टैक्स है। बहुत ही गलत, रोने वाली स्माइली बनाएंगे। बच्चा बेचारा जमीन पे लोट लोट के रो रहा है, रोने वाली स्माइली बनाएंगे। अब बताओ प्रैक्टिकली लोग क्या करते होंगे, प्रैक्टिकली लोग क्या करते होंगे, समझे नहीं तुम अभी भी, बोलो। प्रैक्टिकली लोग प्रैक्टिकली 1 करोड़ का मुआवजा पकड़ते ही नहीं, वो कहते हैं फिर अगले साल 5 ही करोड़ दे देना, समझ गए ना भाई। 1 करोड़ के मुआवजे तुम कैपिटल गेन निकाल दोगे, पता लगा वो कैपिटल गेन ही टैक्स उस पर ज्यादा आ रहा है, तो पता लगा कि तुम कैपिटल गेन किस पे निकाल रहे हो, 10 करोड़ पे। अब 10 करोड़ पे कैपिटल गेन आ गया मान लो 12.5% से, या इंडेक्स करके 20% से, वो आ गया 3 करोड़। वो कह रहा आया तो 1 करोड़ है, टैक्स कितना निकाल लिया तुमने 20% से, मान लो 20 करोड़ का है, सॉरी 2 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, तो मैं कहां से लाऊंगा पैसे। तो लोग बात कह देते हैं कि ताई काम करो, कंपनसेशन 1 करोड़ दे रहे हो ना, अभी मत दो, अगले साल इकट्ठे दे देना, कम से कम इतना तो दे दो यार कि मैं ये फिर टैक्स पे चला जाए। अब तुम मुझे कंपनसेशन 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ देते और फिर लिखते 5 करोड़ का कंपनसेशन है पर टैक्सेस पे लगेगा 10 करोड़ पे, तो इंसान के पास उतने पैसे तो होंगे कंपनसेशन देने लायक है। पर ताई ने ये गलत लॉ बना रखा, आज तक इसे अमेंड भी नहीं किया है ना। पर ताई ने कोई बात नहीं, हम अपनी गलती सुधारेंगे। अब उस बंदे को किसी ने भड़का दिया, अब पड़ोसी की दुकान जब्त करी ना तेरी, उसे 12 करोड़ मिले पड़ोसी को। क्या बात कर रहा है, हाँ भाई पड़ोसी बता नहीं रहा, मुझे पता नहीं है क्या 12 करोड़ मिले हैं, मेरी बात हुई है मुआवजे वालों से। तेरे को कितने मिले, 10। यार तू भी मजे ले रहा है। उसे गुस्सा आ गया, उसने केस कर दिया, उसने कहा सरकार भेदभाव कर रही है, अगल बगल की दुकान में 2 करोड़ का फर्क कर दिया। कोर्ट गया, कोर्ट में जज ने उसके फेवर में केस दे दिया और जज ने बोला ओरिजिनल कंपनसेशन तो तेरा 10 है, वो तो मिलेगा, अब तुझे मिलेगा एडिशनल कंपनसेशन। क्या मिलेगा बाबू, ओ भैया क्या मिलेगा, एडिशनल कंपनसेशन। अब एडिशनल कंपनसेशन मिलेगा तो वो भी तो सेल कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा। अब बताओ एडिशनल कंपनसेशन कितना टैक्सेबल होगा, जितना मिला पूरा टैक्सेबल नहीं। मान लो जज साहब ने बोला एडिशनल कंपनसेशन दो भाई को 2 करोड़ रुपए, सरकार ने बोला 50 लाख अभी ले जा, 2 करोड़ बाद में ले जाइयो, 1.5 करोड़ बाद में ले लियो। अब वो फिर रो रहा है, कह रहा फिर ये नाटक। तो ताई ने बोला चलो यहां हम सुधार देते हैं, एडिशनल कंपनसेशन में जितना एडिशनल कंपनसेशन मिला सिर्फ बाबू उतना ही, सिर्फ उतना टैक्सेबल होगा, ज्यादा टैक्स नहीं कर रही। बस ओरिजिनल में जो तेरे साथ जाती करी है उसको एडिशनल कंपनसेशन में क्या कर देती हूं, सुधार देती हूं। बोलो भाई समझ में आ गई बात।
अब केस उसका चल रहा था, बोलो भैया केस चल रहा था। अब भाई इंसान तो लालची है भाई, अब उसे लगा जब इतने साल केस चल रहा और पैसे मांगे जाए। मतलब ये कहा जाए कि इस दुकान में जो कंपनसेशन है वो 2 करोड़ नहीं 2.5 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी से बड़ी दुकान है मेरी, है ना। तो भाई क्या चल रहा है उसके ऊपर, कोर्ट केस। अब जब कोर्ट केस चल रहा है तो मान लो जज कह रहे हैं भैया देखो केस लड़ते रहो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोर्ट ने फिर क्या किया, इंटरिम ऑर्डर निकाला। क्या निकाला, इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है कि जब केस बहुत लंबे चलते हैं तो इंटरिम, जैसे इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, साल के बीच में दिया पर वो फाइनल डिविडेंड बाद में देते हैं ना, सेम होता है इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर कोर्ट कचहरी केस के बीच में दे देते हैं, कहते हैं बाकी बातें करेंगे जब फाइनल तुम्हारा फैसला करेंगे, इतने तू क्या कर, इतने से खुश हो जा। अब क्योंकि उसने कहा था कि भाई मुझे तो और पैसे मिलने चाहिए, तो जज ने बोला सुन ठीक है चल, तूने एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए केस किया, ठीक है, जब तक तेरी सुनवाई हो रही है तब तक एक काम कर, इंटरिम ऑर्डर के 50 लाख रुपए तू अभी रख ले, अभी रख ले। केस लंबा चलेगा भाई, सरकार भी बहुत गुस्से में है, सरकार ने भी तगड़े तगड़े वकील लिया है अब, कि पहले 10 करोड़ मांग रहा था, फिर 2 करोड़ और मांग रहा था, अब और 1 करोड़ मांग रहा है। समझ रहे बात को, मेरी दुकान उससे बड़ी है, मेरी दुकान तो मेन जगह पे है, मेरी दुकान के ऊपर तो सीढ़ियां जाएंगी, मेरी दुकान के ऊपर तो मेट्रो बनेगी, है ना, इसकी दुकान पे तो पार्किंग बननी है मेट्रो की, ये फालतू बातें कर रहा तू। अब सरकार ने कहा चल लड़ ले, हम भी लड़ लेंगे, तो लंबा फैसला होगा। लेकिन भाई जज को पता है लड़ लो या ना लड़ लो, पैसा तो ग्राहक को देना ही, पैसा दुकानदार को मिलना ही मिलना है। जिसने कहा भाई पैसा तो तुझे ही मिलना है, बस अगर सरकार जीत गई तो कम मिलेगा, सरकार हार गई तो ज्यादा मिलेगा, पर सरकार को लौटाने थोड़े मिलना तो तुझे ही है, लड़ता रहे केस, है कि नहीं बात। उस सरकार ने बोले ले 50 लाख तो अभी ले ले, बाकी फैसला कब करेंगे। तो भाई इंटरिम ऑर्डर तो आ गया मान लो मेरे प्रीवियस ईयर में, और फाइनल ऑर्डर आ रहा है 2030 में। कब आ रहा है, तो ताई ने इसमें एक और तोहफा दे दिया भाई को। ताई ने बोला इसमें तो जितना मिला उतना ही टैक्सेबल था, इंटरिम वाले में जितना मिला उतना भी टैक्सेबल नहीं करूंगी। और बता, यानी इंटरिम वाला कब टैक्सेबल करूंगी, फाइनल में। तो ताई ने बोला ले जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन अमेंडमेंट नहीं करूंगी पहले वाले में। इंटरिम वाला भी कब टैक्सेबल होगा, फाइनल ऑर्डर पर टैक्सेबल। यानी मान लो फाइनल ऑर्डर पे पैसा आ गया मान लो 30 लाख, है ना, तो अब पूरे के पूरे 70 लाख रुपए 2030 में टैक्सेबल होंगे। हाँ 80 लाख रुपए कहां टैक्सेबल होंगे, 2030 में, ठीक है। तो ताई ने हमें यहां पे 3 झोल दे दिए, 3 झोल। अगर जब भी सरकार किसी की जमीन या बिल्डिंग जब्त करेगी तो वो 3 तरीके से केस लड़े जाते हैं हमारे इंडिया में। एक तो ओरिजिनल कंपनसेशन, तुम उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम्हें एडिशनल कंपनसेशन मिल जाएगा, उससे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो भाई कोर्ट चले जाना, कोर्ट अगर जीत गए तो जितना मिलेगा तब टैक्सेबल होगा जब वो फाइनल ऑर्डर आएगा। समझ गई बात। फिर एक बात बताओ, तुमने केस किया अपने ईयर में, फैसला आ रहा कब, इतने सालों का ब्याज नहीं आएगा बेटे, क्या आएगा। अब एसएससी कह रहा है सर देखो बुरा मत मानना, अगर आप जज साहब ये फैसला कब कर देते, मेरे ईयर में कर देते, तो मैं उसकी एफडी कराता, और एफडी से आता मान लो 7% का ब्याज आता, तो जज साहब मान लो 1 करोड़ रुपए मुझे मिल जाते तो 7 लाख का नुकसान नहीं हो रहा, हर साल 7 लाख। जज कह रहे हैं बात तो सही है भाई, बात सही है, सरकार की वजह से लेट हो रहा है, हमारी वजह से लेट हो रहा है। तो जज साहब ने बोला इन जितने भी मुआवजे हैं और उसमें जितना भी डिले है उस पर एसएससी को क्या दिया जाए, ब्याज। अब उसने क्या कमाया अलग से, अब बताओ इंटरेस्ट का टैक्सेबल होगा बाबू, इंटरेस्ट तो अदर सोर्स की इनकम है, इंटरेस्ट कोई एसेट थोड़ी है जो बेची थी कैपिटल गेन में आ जाएगी।
तो ताई ने बोला बाबू इंटरेस्ट अदर सोर्स में लेके आना, और ताई ने कहा चल ये गलती मैंने मान ली कि ये सरकार की गलती है कि तुझे लेट मुआवजा मिल रहा है, ये कोर्ट की गलती है कि तेरा फैसला लेट आ रहा है, इस गलती का तुझे फायदा दे देती हूं। जब तू अदर सोर्स में पूरा ब्याज लिखेगा, मान लो अदर सोर्स में उसका ब्याज बैठ रहा 5 लाख का, कितने का, तो 5 लाख में से मैं 50% तुझे डिस्काउंट एग्जम्पशन दे दूंगी, जो बैलेंस बचेगा उसे अदर सोर्स में टैक्सेबल कर दियो। लेकिन ओरिजिनल में जितना मिला उतना ही टैक्सेबल। ये अमेंडमेंट आज तक नहीं करी था, इसे बोलते हैं लूप होल इन लॉ। क्या बोलते हैं? लॉ में कमियां, और कुछ कमी तो सुधार दी जाती है, कुछ कमी जानबूझ के सुधारी नहीं जाती, और ये वो कमी है जो जानबूझ के सुधारी नहीं गई है। कि तुम अब भाई तुम्हारी मान लो दुकान जब्त कर ली या घर जब्त कर लिया, या तुम्हारी कोई खेती थी गांव में, सरकार ने हाईवे बना दिया, गडकरी जी कह रहे हैं यहां से निकाल देंगे हाईवे दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, है ना। अभी तुम लगते हैं देहरादून जाने 5 घंटे, 2 घंटे में भगते चले जाना बस। अरे तो बीच में तुम जब हाईवे बना रहे तो किसी की जमीन तो हड़पोगे। अब उससे कह रहे तुझे मुआवजा मिलेगा 5 करोड़ का, लेकिन अभी ले ले 10 लाख रुपए। 10, अब ताई उधर क्या कह रही है, 10 लाख तुझे मुआवजा मिल रहा है पर टैक्स लूंगी 5 करोड़ रुपए। तो यार गलत बात नहीं है, मुआवजे से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी ले रहे हो तुम, है ना। तो ये गलती है, लॉ में कमी है ना। अब एक ही क्वेश्चन कर लो, चलो आज का तगड़ा सा क्वेश्चन करते हैं भाई। ये सब बातें मैंने समझा दी हैं, रीड करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई। ये करते हैं 142, पहले तुम करो फिर मैं करूंगा। देर मत करना, 5 मिनट ही है बस, दूसरे बच्चे आ जाते हैं भगे भगे। अपने ईयर का भी निकालना है टैक्स, 2032 का भी टैक्स निकालना है, 2034 का भी टैक्स निकालना है, 2031 का भी निकालना है, 2029 का भी निकालना है। बेटे मजा आ गया, खोपड़ी फ्राई। जमीन है जमीन, घबराने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, घबराने का नहीं। कोई बच्चे भग लिए ना आज अकाउंटिंग क्लास के बाद, इसलिए ऑनलाइन एक्सेस नहीं दिया जाता। कमाए थे? अच्छा अच्छा, क्लास नहीं थी, सिर्फ टेस्ट था। इस चक्कर में कैपिटल गेन छोड़ दिया, बताओ।
इसके बाद अदर सोर्स, फिर पीजीबीपी। उसके बाद जो चैप्टर है वो तो 1-1 घंटे के हैं, मतलब एक दिन में अगर 2 घंटे की क्लास भी लेंगे तो 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। जीएसटी तो छोटा है, 1 महीने में नहीं पर 1.5 महीने में हो जाता है। वो तुमने देख ली होगी वो उसके प्लेस ऑफ सप्लाई की वीडियो देखनी होगी ना, TDS TCS थ्योरी वाले जो है, उसके नोट्स भेजे थे मैंने, उसके मैंने PDF भेजी थी। दोबारा कहोगे दोबारा भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम तो जनवरी वाले हो ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो इनका तो हो चुका ना GST। तैयार कर लिया सैलरी, सैलरी गिलहरी तैयार कर लिया, गिलहरी चल रहा है अभी, कितने दिन लगाओगे? हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन एक साथ ले लूंगा, तो हाउस प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल स्टेटस, ROR भूल गए ना, तभी तो लेना है। 6(1), 6(6)C, 6(6)D, 6(6)1A, उसको तो सारे सेक्शन याद कराए थे रेजिडेंशियल स्टेटस के, तो तब याद भी थे, ऐसा नहीं कि तुम्हें याद नहीं थे, याद भी थे। तो रिवाइज करोगे रिकॉल हो जाएंगे। हो गया? पीछे कहाँ देख रही है? पीछे देखो, पीछे। भाई मुझे नहीं पता, तुम निकालोगे। पीछे देखो, पीछे, ऐसा मत करो भाई। पहले मैं अपना प्रीवियस ईयर का निकाल लूं। मतलब मेरे प्रीवियस ईयर में असेट जब्त हुई है, तो कैलकुलेशन तो मेरे प्रीवियस ईयर से शुरू हो, क्योंकि मेरे प्रीवियस ईयर में असेट को जब्त किया गया। अब भाई लैंड और बिल्डिंग है तो तुम्हें पता है, ताई कहती है लैंड और बिल्डिंग पे एग्जम्पशन मत लेना, तो टैक्स में 20 और 12.5 का कंपैरिजन कर लूंगी। अगर तुम्हें एग्जम्पशन लेनी है तो फिर इंडेक्स मत करना, नॉर्मल से सॉल्व कर देना। लेकिन हम ये कहानी जब सीखेंगे जब हम एग्जम्पशन पे आ जाएंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा। पहले मैं लैंड और बिल्डिंग पे इंडेक्स, पहले लैंड और बिल्डिंग पे कैपिटल गेन निकालूंगा, एग्जम्पशन नहीं दूंगा, और फिर टैक्स निकालूंगा। फिर मैं लैंड और बिल्डिंग पर बिना इंडेक्स करे कैपिटल गेन निकालूंगा, फिर एग्जम्पशन दूंगा, फिर टैक्स निकालूंगा। समझ में ना बात? तो फिर मुझे चॉइस करनी पड़ेगी। तो लैंड और बिल्डिंग का लोचा भी कहां तक चलता है? एग्जम्पशन तक चलता है, एग्जम्पशन तक। एग्जम्पशन भी देखनी पड़ेगी तुम्हें दोनों फॉर्मूलों में, मतलब दोनों से। तो भाई मेरे प्रीवियस ईयर में क्या हो, घबराओ मत। दीदी बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसी घबराने का नहीं। भाई मैं वैसे ही करूंगा जैसे मैं तुम्हें रोज करा रहा हूं, कुछ भी अलग नहीं करूंगा। तुम बस क्वेश्चन देख के घबरा जाते हो यार, इसलिए बच्चा ICI में फेल होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन को देख के हड़बड़ा जाता है। और भाई 2 पेज का तो क्वेश्चन दे दी गया मैं तो पहले भाई चाहे आधे पेज का क्वेश्चन हो, है ना। और ICI का फॉन्ट भी तो थोड़ा बीच में होता है ना पेपर के, तो बड़ा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली लगता है। फिर वो चिन्ह फॉन्ट में देते, थोड़ा सा फॉन्ट 12 या 14 पे रखते होंगे, तो इसलिए और बड़ा लगता है क्वेश्चन 2 पेज का। तो पता लगता है टेक्स्ट का क्वेश्चन पेपर आ रहा, भाई क्वेश्चन पेपर ही 15 पेज का है, इतने समझ रहे हो। 15 पेज का पेपर बन गया भाई, तो बच्चा घबरा जाता। 15 पेज का क्वेश्चन पेपर, तो जानबूझ के किया जाता है। फॉन्ट बड़ा रखो, बीच में रखो, पेपर को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डरावना बनाओ, तो तुम्हें पता लगे कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में जितना तुम घबरा रहे हो। मेरे प्रीवियस ईयर में पहले मैं इंडेक्स करके निकाल रहा हूं, ठीक है। एज पर सेक्शन 214 लैंड इज एन एसेट्स,
एज पर सेक्शन 242 है, लैंड बिकम लटका इफ इट सोल्ड आफ्टर, ठीक है, ये तुम्हें पता, ये मैंने बात लिख दी स्टेप 1 में, ये लिख के आनी है एग्जाम में। स्टेप नंबर 2 में एसेट का सेल प्राइस होता है जितने का मुझे मुआवजा मिलता है, और अगर मुझे वो सेल कंसिडरेशन ओरिजिनल मिल रहा है, ओरिजिनल कंपनसेशन मिल रहा है, तो जितना मिला, राज की बात, जितना मिला उतना नहीं, पूरा टैक्सेबल। तो मुझे मिला कितना बाबू, 1 लाख, और 14 लाख कब मिला, 4 साल के बाद। यानी सरकार ने मेरा टोटल कंपनसेशन कितना डिसाइड किया होगा, तो जितना मिला पूरा टैक्सेबल 15 लाख। तो यार डर क्यों रही हो उसमें, जो तुम्हें मैंने राज की बात लिखवाई उसे अंग्रेजी में लिख सकते है ना। ओरिजिनल कंपनसेशन इज टैक्सेबल एट द रेट एट द फुल अमाउंट, ठीक है। या अगर लीगल लैंग्वेज याद करें तो ये लिखो, होल ऑफ द कंपनसेशन इज टैक्सेबल इवन इफ पोर्शन ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड। ये तो लिख सकते हो ना एग्जाम में, इतनी सी लीगल लैंग्वेज वर्किंग नोट में लिखनी है ये बात। बस कोई लॉ का पेपर छोड़िए जो लीगल लैंग्वेज रटे जाने, अरे फॉर्मूले रटो बस तुम, है ना, और सेक्शन रटो बस। ये मैंने पहला फॉर्मूला लगा दिया, मुझे पता लग गया 45(5) के हिसाब से ऐसा होता है। इसमें से क्या लेस करूंगा बाबू, क्योंकि मैं अभी इकोवा से सॉल्व कर रहा हूं। इकोवा, अब तुम समझ चुके थे ये बात। इकोवा कहता है कॉस्ट 1 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर। ये ट्रांसफर ये कब हुआ है, जब सरकार ने जब्त करी। सरकार ने जब्त कब करी बाबू, हाँ कॉस्ट, ठीक है 1.5 लाख। इस क्वेश्चन में एक छोटी तब्दीली करते हैं ताकि तुम्हें एग्जाम में रिवीजन में काम आ जाए। इसको उसी ईयर में जब्त करते हैं जिसमें बप्पी लहरी का कौन सा ईयर था, फरवरी 16, है ना। इसको भी करते हैं, इट इज एक्वायर्ड बाय द जालिम सरकार इन फरवरी 16, तो तुम्हें रिवीजन में आसानी होगी। अब ये बताओ इंडेक्स अपने ईयर का लूंगा ऊपर या फरवरी 16 का, 15-16, फरवरी 16 मतलब 15-16 का। तो ये वो 3 सेक्शन है जिसमें इंडेक्स पुराना होता है, कैलकुलेशन मेरे ईयर की होती है। तो 15-16 कितना इंडेक्स, 254 डिवाइड बाय 100, तो बताओ भैया 3 लाख। तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 11 लाख 19,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे लॉन्ग टर्म की बात। अगली बात, ये मेरा हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1, यानी कि ओरिजिनल कंपनसेशन। अब दूसरे की हेडिंग डालूंगा, कौन सा कंपनसेशन, एडिशनल या एनहेंस कंपनसेशन। जो एनहेंस कंपनसेशन था वो कितना मिला, बोलो भाई, लेकिन गवर्नमेंट ने कितना पे किया, आधा पे किया 29-30 को। और ये अब बताओ जो एनहेंस कंपनसेशन है वो कब टैक्सेबल होगा, आधे वाला 2000। और अगर एनहेंस कंपनसेशन मेरे ईयर में मिलता तो मैं उसे अपने ईयर में टैक्स करता। और एनहेंस कंपनसेशन की राशि की बात क्या, जितना मिला उतना ही टैक्सेबल। तो मिला कितना, इसमें इकोवा कितनी करूंगा, बोलो बाबू, करूंगा नहीं करूंगा, नहीं क्यों नहीं करूंगा, अबे कॉस्ट यहां ले तो ली। अगर तुमने यहां पे 1.5 लाख रुपए कॉस्ट ले ली उस जमीन की, तो यहां फिर से ले लोगे, काहे के डबल कॉस्ट का मजा कैसे ले लेगा भाई तू। तो कंपनसेशन एनहेंस हो चाहे इंट्रीम हो, उसमें कोवा तो मैं ले चुका हूं एक बार, कोवा तो एक ही बार लेनी है ना, तो यहां कोवा मत ले लेना दोबारा। हाँ, लेकिन अगर एग्जाम में दे रखा हो कि एनहेंस कंपनसेशन करने के लिए मुझे एक्सपेंस ऑन सेल, यानी एनहेंस कंपनसेशन का खर्चा मुझे करना पड़ा, तो ताई कह रही है वो खर्चा घटा लियो,
लेकिन कोआ हमेशा क्या होती है, ये राज की बात याद रखना, कोआ इकोआ हमेशा क्या होगी, नील। अब मेरा अच्छा गेन क्या होगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्योंकि असेट लॉन्ग टर्म है ना, असेट लॉन्ग टर्म है तो सारे गेन क्या होंगे, तो शॉर्ट टर्म मत लिख देना भाई गलती से भी। तो लॉन्ग टर्म गेन कितना हो गया, 2.5 लाख। अच्छा सेम बात इसके नीचे लिख दूं, यही एनएच कंपनसेशन मुझे कब मिलेगा, 31-32 को, तो 2031 और 2032 को मुझे फिर से क्या मिला, एक और एनएच कंपनसेशन मिला, कितना, तो 2.5 लाख रुपए कब टैक्सेबल हो जाएंगे, 2031-32। तो मैंने अपने एग्जामिनर को बता दिया कि भाई देख 2029-30 में तो ये होगा और 2031-32 में ये होगा, बता दिया मैंने एग्जामिनर को। मैं फ्यूचर भी बता रहा हूं तेरे को, ठीक है ना, कि लॉ के हिसाब से ये होना है। अब क्या इसमें कोई इंटरिम भी है, इंटरिम लिखा है ना, और क्वेश्चन और गुजारिश करने के बाद इंटरिम ऑर्डर में 12 लाख मिले 32 में और फाइनल में मिले इतने, तो क्या 2032 में कैलकुलेशन होगी, नहीं होगी, क्योंकि इंटरिम वाला भी कब होता है। तो अब मैं कैपिटल गेन कब निकालूंगा, तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर 2033-34 सेम सेल कंसिडरेशन, हाँ कोवा इकोवा नील, क्योंकि वो तो मैं ले चुका हूं ना। अगर कोई एक्सपेंस ऑन सेल होंगे तो क्वेश्चन में दिए गए होंगे, माइनस कर देंगे, और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, 20 लाख। समझ गए भाई, बताओ भाई क्या दिक्कत है। अपने ईयर में एक चीज छोड़ दी तुमने, इंटरेस्ट। ये कौन सा ईयर है, अब अपने ईयर में अदर सोर्स में क्या लिख दूंगा, कितना, -50%। अदर सोर्स की इनकम कितनी होगी, टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। तो मैंने अपने ईयर का तो ये डेटा निकाल दिया जो ग्रीन लाइन से ऊपर है, और फ्यूचर के ईयर्स का निकाल दिया जो ग्रीन लाइन से नीचे है। क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि जो तुम्हारा एडिशनल कंपनसेशन है वो मेरे ईयर में मिला है, तो फिर ईयर 2029-30 के लिए क्या लिख दूंगा, अपने वाला ईयर। क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि केस चल रहा था अपने ईयर में ही, तो पता लगा तुम्हारे ईयर में इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया 12 लाख का, तो 12 लाख रुपए अपने ईयर में टैक्सेबल मत कर देना, नीचे लिख देना 12 लाख रुपए टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर। समझ लो ट्रिक कैसे घुमाएगा। एग्जामिनर कह सकता है एडिशनल कंपनसेशन तुम्हारे ईयर में भी और बचा हुआ 2030 में, तो मेरे वाला तो मेरे ईयर में जितना मिला उतना टैक्सेबल है ना भाई। मान लो 2.5 लाख, भाई मैं क्वेश्चन समझ गए। अब मैं ये 2.5 लाख रुपए कह रहा हूं, ये मेरे प्रीवियस ईयर में आ गए, तो 2.5 लाख अपने ईयर में, बाकी बचे हुए 2.5 लाख 31-32 में। और क्वेश्चन ये भी कह सकता है इंटरिम ऑर्डर पास इन योर ईयर 12 लाख एंड फाइनल ऑर्डर इन 2034 8 लाख। तो क्या करूंगा, तो 12 अपने ईयर में टैक्स मत कर देना जोश जोश में कि अपने ईयर में मिलना टैक्सेबल, वो नहीं लिख के आना कहां टैक्सेबल करना है। अब भाई अगर मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करूं, अपने ईयर में सिर्फ अपने ईयर की कैलकुलेशन करूं, तो ताई ने क्या बोला कि जमीन है तो विदाउट इंडेक्स भी करो, अगर जुलाई के बाद है तो कैसे करूं, सेल कंसिडरेशन तो 15 ही लेना है, लॉ तो लॉ है, माइनस बस ताई कह रही है भाई क्या नहीं करने दूंगी, इंडेक्स नहीं करने दूंगी, ओनली कोआ। कितने रुपए खरीदी थी, 1.5 लाख, कितना बच गया, ये कितने से टैक्सेबल कर दियो। हाँ अगर एग्जामिशन के लिए एलिजिबल है तो 13.5 पर एग्जामिशन भी माइनस कर लियो और फिर 12.5 टैक्स दे दियो। तो ताई कह रही है इंडेक्स दूंगी तो एग्जामिशन नहीं दूंगी, और इंडेक्स नहीं दे रही तो एग्जामिशन ले ले। बेनिफिट एक मिलेगा, या तो एग्जामिशन का या इंडेक्स का।
समझ की बात? हो गया विदाउट इंडेक्स वाला। और बाकी ये बातें सेम रहेंगी नहीं रहेंगी? बाबू ये तो क्या रहेगा, इसमें तो इंडेक्स करना ही नहीं क्योंकि इसमें तो कॉस्ट ही नहीं है, तो ये बिल्कुल सेम आएगा आंसर। हाँ नहीं नहीं, हमें इसका टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है, टैक्स निकलवाएगा तो तुम्हारी ईयर का निकलवाएगा। मुझे 2029 का टैक्स कैसे पता लगेगा? पता नहीं क्या स्लैब हो। हाँ, या फिर क्वेश्चन में पता क्या बोलेगा, कैलकुलेट इनकम एंड टैक्स ऑफ योर प्रीवियस ईयर। तो फिर अगर मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया सर तो मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं है ना, बात खत्म हो गई। और अगर ये पहले कि भैया पूरा बताओ, तो 29-30 का आपको पता लग गया क्या टैक्स लायबिलिटी कितनी है, कितनी एग्जम्पशन है, टैक्स का रेट 12.5 है, 20 है, यही चलाएगा क्या? नहीं ना, बदलेगा। तो हम टैक्स निकाला भाई, जो रेट मुझे पता नहीं वो कैसे लगा दूंगा? तो ना 29-30 का टैक्स निकलवाएगा एग्जामिनर, ना 31-32 का टैक्स निकलवाएगा। वो ये कह सकता कि कमाई बता दो उस ईयर की, बस। टैक्स नहीं निकलवा सकता तुमसे क्योंकि मुझे पता ही नहीं। टैक्स हमेशा तुम्हारे ईयर का निकलवाएगा। बस गेन निकलवाएगा। बोलो समझ गए भाई? तो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था जो हमने किया इस तरह, बस है ना। इसलिए सॉल्यूशन इसलिए नहीं करा था कि मैं क्लास में कराऊंगा तो तुम्हारा दिमाग चलेगा थोड़ा कि हाँ यार इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगली क्लास में बाकी सेक्शन पढ़ेंगे। आज मैंने सिर्फ कोशिश की है वो सेक्शन पढ़ाने की जो कैश बेसिस पे चलते हैं। हालांकि बीच में हमने कुछ और सेक्शन भी पढ़ लिए है ना, क्योंकि टाइम था, पर मेनली आज हमने वो सेक्शन पढ़े हैं जो कैश बेसिस पे चलते हैं। बप्पी लहरी, कांजीलाल मेहता और ठाकुर साहब, मेन इन 3 कैरेक्टर का कैपिटल गेन हमने निकाला। बोलो समझ गए? समझ आ गया सर? यस सर। चलिए बाय बाय, टेक केयर, रिवाइज जरूर कर लेंगे है ना इन सेक्शंस को। ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय।